कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भारत बंद, 28 मार्च को काली होली मनाने का भी फैसला। छिंदवाड़ा में शनिवार से मंगलवार तक 56 घंटे का लॉकडाउन। इंदौर में रात 10 बजे की बजाय रात 9 बजे बंद होंगे बाजार, बंद होंगे धार्मिक स्थल। भोपाल में फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। भोपाल में 6:15 बजे जलेगी होली। छत्तीसगढ़ में होली को लेकर गाइडलाइन जारी। दमोह उपचुनाव में राहुल लोधी होंगे बीजेपी उम्मीदवार, केंद्रीय चुनाव समिति ने लगाई मुहर। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भरा नामांकन। उधर सिद्धार्थ मलैया ने अपनी दावेदारी की समाप्त, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह वादाखिलाफी करेगी कांग्रेस। असम में बोले सीएम शिवराज, राहुल और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बताया मतलब। तो भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भय और दहशत दिखाकर वोट मांगती है बीजेपी। असम बंगाल में थमा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 1-2 दिन में घोषित होगी बीजेपी की जिला कार्यकारिणी, प्रदेश हाईकमान लगाएगी मुहर। नगरीय निकाय चुनाव की संभावना के चलते टली थी सूची। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर लगाई थी फटकार। बीएसपी विधायक रामबाई के पति हैं गोविंद सिंह। सियाचिन में मध्य प्रदेश का लाल बादल सिंह चंदेल शहीद, 27,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर पर था तैनात। सियाचिन में बर्फ धंसने से हुआ हादसा, आज नागदा जाएगा जवान की पार्थिव देह। श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। और भोपाल बिजली विभाग ने नगर निगम को भेजा नोटिस, 4 कनेक्शनों पर 90 करोड़ का बकाया। 25 मार्च के बाद काटे जा सकते हैं सभी कनेक्शन। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का, बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की। 24 घंटे में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2419 नए केस सामने आए हैं, 14 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें रायपुर से 550 मरीज मिले हैं, वहीं दुर्ग से सबसे ज्यादा 913 केस सामने आए हैं। बिलासपुर में 114 मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में 163 मरीज मिले हैं, वहीं बेमेतरा में 116 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं बालोद की बात करें तो 60 मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के 13,318 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 3,32,113 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। प्रदेश में 3,14,769 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। निजी अस्पतालों में अब 50% बेड रिजर्व होंगे। सरकार ने चुनिंदा निजी अस्पतालों को आरक्षित किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। मरीज बढ़े तो निजी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज होगा। ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड बढ़ाकर संकट टालने की तैयारी की जा रही है। निजी अस्पतालों में अभी 854 बेड ही सुविधा के लिए तैयार हैं। हालांकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, सावधानी बरतना जरूरी है और ऐसे में इंतजामात पहले से ही कर लेना काफी सही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके अलावा किसी दूसरे राज्य से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। 2 पहिया गाड़ियों में 2 और 4 पहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अगर इससे ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। रायपुर में होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। राजधानी में छोटे बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी अब बैन रहेगा। विवाह और अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रायपुर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन जारी की गई है। हमें लगता है कि कोरोना से अब निपटने के लिए कोविड के गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है उसको सबको पालन करना होगा। हमने मास्क नहीं लगाने पर कल वो शुल्क भी बढ़ाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। सबको कहा गया है कि
ना केवल होली, सार्वजनिक समारोह और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और इसी से इसका बचाव है। जिस तरीके से रायपुर में, दुर्ग में, बेमेतरा में, भिलाई में, राजनांदगांव में संक्रमण बढ़ रहा है, अब जागरूकता के साथ लोगों को अपना बचाव करना होगा। प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए रायपुर में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम भी उठा रही है। मास्क ना लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन जब बंसल न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो लोग लापरवाह नजर आए। वहीं मॉनिटरिंग करने के लिए सड़कों पर टीम भी नहीं आई। राजधानी रायपुर में धारा 144 लग गई और हम जानने निकले उसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए कि आखिरकार हालात क्या है। सबसे व्यस्ततम इलाके में हम इस वक्त खड़े, यहाँ पर गोल बाजार का इलाका है, पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है और साथ ही साथ भीड़ भी मौजूद है। धारा 144 मतलब 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए एक साथ। और इस बाजार की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका कितना पालन हो रहा होगा। चलिए हम रियलिटी टेस्ट करने निकलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो प्रतिबंधात्मक धाराएं लगी हैं उसका पालन किस तरीके से हो रहा है। तो हम देखिए पुलिस थाने के सामने खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस थाना गोल बाजार का, और आपको अब उधर की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि इस थाने के सामने जो प्रतिबंधात्मक धाराएं लगी हैं उसका कितना पालन हो रहा है। भीड़ भरा है पूरे मार्केट में, धारा 144 लगी है और इस भीड़ को देखकर आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि धारा 144 इस शहर में लगी हुई है। हालांकि अब चेकिंग के बाद कुछ लोग मास्क में नजर आने लगे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जो मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है। भाई साहब, मास्क आप लोग नहीं लगा रहे? गर्मी थोड़ा हिट है ना भैया, हिट वाले लगाते हैं। आपको पता है कि प्रतिबंधात्मक धारा लग गई है? लग गई है, लेकिन अभी क्या है, गर्मी लग रही ना, मैं लगा के आया था और अभी मुंह धो के आया था ना, अब जानी चाय पी के लगा लेता हूँ। चलिए, इनको गर्मी लग रही है इसलिए फिलहाल यहाँ पर ये मास्क नहीं लगाए। और ऐसे बहुत से लोग हालांकि जो हमको देखकर भी यहाँ पर लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ भीड़ लगी हुई है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और किस तरीके से प्रशासन इसका पालन करवाएगा, ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। बंसल न्यूज लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि नियम कानून को माने, क्योंकि नियम कानून आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनरल प्रमोशन अब एक मुद्दा बन गया है। सरकार के फैसले पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लामबंद हो गया है और डिफॉल्टर बच्चों को प्रमोशन नहीं देने का फैसला किया। वहीं सरकार के फैसले पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी की सेकंड वेव को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को जनरल प्रमोशन दिए जाने का फैसला लिया था, लेकिन इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन लामबंद हो गया है। एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि जिन बच्चों के अभिभावक फीस नहीं दे पाए उन्हें ना तो अगली कक्षा में प्रवेश देंगे, ना ही उन्हें टीसी जारी करेंगे। इस फैसले पर पालकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कोरोना काल में फीस नहीं देने वाले छात्रों की सूची भी बनाई है। उधर निजी स्कूलों के जनरल प्रमोशन से इनकार करने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकारी हो या निजी स्कूल, सरकार का निर्णय तो मानना ही होगा। सरकार का फैसला तो सबको मानना होगा। अब उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं समझता हूं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, उसका हल निकलेगा। मेरे ख्याल से इसमें दोनों को जो माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करना चाहिए। राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है उसका भी पालन करना चाहिए और जो माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका भी पालन करना चाहिए, दोनों पक्षों को। बीजेपी ने इस मसले पर कहा कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। कोरोना काल में पालकों पर भी बोझ बढ़ा है, ऐसे में सरकार के आदेश स्पष्ट होना चाहिए। प्रशासन असहाय है, अभी भी वसूली की जा रही है। बड़े बड़े स्कूलों की हालत ये है कि उन लोगों ने बिना फीस पटाए आगे की प्रक्रिया को बिल्कुल रोक दी और पालक बेचारे असहाय होकर प्रबंधन को और प्रशासन को अवगत कराते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार भी ऐसी दिख रहा है। आपने कह दिया जनरल प्रमोशन, लेकिन वो स्कूल वाले मान नहीं रहे, उसका क्या आपने रेगुलेटरी व्यवस्था की है? तो कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो विद्यार्थियों के भविष्य की दृष्टि से जो आपको एहतियात का और कदम उठाना चाहिए वो अभी भी अधूरा है, ऐसा मुझे लगता है और ये बहुत चिंतनीय विषय है।
प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर विवाद कोरोना काल से ही बना हुआ है। दोनों ही पक्ष ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा कुछ नहीं निकला। हालात पहले ही की तरह बने हुए हैं, लेकिन इस विवाद से लाखों बच्चों का भविष्य जरूर अधर में लटक जाएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और असम चुनाव प्रचार कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायपुर लौटे। रायपुर लौटते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीजेपी के पहले से ज्यादा बहुमत से सरकार बीजेपी बनाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग समझौते करती है। गुवाहाटी और गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ के आसपास के विधानसभा में घूमता रहा और मुझे इस बात का एहसास है कि 5 साल के कार्यकाल सोनोवाल जी के कहें या केंद्र सरकार की सरकार, हमारे 6 साल के प्रधानमंत्री जी कार्यकाल, वो असम के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। और जिस तेज़ी के साथ डेवलपमेंट के काम इस 5 साल में या 60 महीने में हो, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि 60 महीने में 60 साल से ज़्यादा काम इस सरकार ने करके विकास के लिए एक निश्चित रूप से असम के लोगों के मन में एक स्थान बनाया है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग समझौते, सीपीएम के साथ कहीं वेस्ट बंगाल में और कहीं केरल में कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं मिल के लड़ रहे हैं, कहीं समझौता हो रहा है। और सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर अजमल के साथ जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है, ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है कि एक तरफ तो अपने आप को बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और दूसरी बार बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता भूपेश बघेल जी कराते हैं, तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का दिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्ज लेने पर प्रदेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है। 1000 करोड़ के कर्ज लेने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। आरबीआई के नियमानुसार कर्ज लिया गया है। साथ ही रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सवाल उठाने के बजाय केंद्र सरकार से प्रदेश के हिस्से का 24,000 करोड़ मांगे। चौबीस 24,000 करोड़ रुपया हमको दिल्ली से लेना है। और केंद्र सरकार से जब भी कोई पत्र व्यवहार किया जाता है, इवन जीएसटी की राशि के बारे में जब कहा जाता है, तो बार बार हमें सुझाव दिया जाता है कि आप कर्ज ले सकते हैं। हमें केंद्र के सलाह पे कर्ज नहीं लेना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों से हमारा जो कमिटमेंट है, हमको जो अपनी योजनाओं के लिए राशि की ज़रूरत है, उसके लिए हम अपने लिमिट में, जो आरबीआई का लिमिट है स्टेट का कि हम कितना पैसा कर्ज ले सकते हैं, उसी के अंदर हम लोग कर्ज ले रहे हैं। लेकिन हमारी सारी योजनाओं को हम अभी तक संचालित किए हुए हैं और उसके लिए ज़रूरत है। उनका ज्ञान चक्षु केंद्र सरकार की ओर भी कभी कभी खुलना चाहिए। आखिर एक आध बार तो कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का 24,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने क्यों रोका है, उनके जुबान में ताला क्यों लग जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इतना क्यों डरते हैं वो लोग। 24,000 करोड़ रुपया हमको दिल्ली। इधर असम में प्रचार के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया था। मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, रमन सिंह का चेहरा ही विफलता का दूसरा नाम है, विफलता का पर्याय बन गए हैं रमन सिंह। असम चुनाव में भी छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणाम दोहराए जाएंगे। रमन सिंह का चेहरा ही विफलता का दूसरा नाम है, विफलता का पर्याय बन गया है डॉक्टर रमन सिंह। और वो अगर असम गए हैं तो असम की जनता भी छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराएगी। 3/4 से असम में भी हम जीतेंगे। और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द नियुक्तियों के संकेत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिए हैं। दरअसल असम चुनाव में व्यस्त होने के चलते नियुक्तियां रुकी हुई थीं। दिल्ली में आला नेताओं की अनुमति मिल गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सारी नियुक्तियां कर ली जाएंगी। हम लोग दिल्ली जाते रहते हैं और दिल्ली जो संगठन की गतिविधियां होती है
उसको हम रिपोर्ट हाईकमान को करते रहते हैं। और उसी के तहत अभी मैं बीच में 3-4 दिन दिल्ली गया था और कोरोना काल में जाना भी नहीं हुआ था, तो वरिष्ठ नेताओं से मिलना भी था और रिपोर्टें भी देना था, इसलिए मैं गया था। और हमने जिला कार्यकारिणी गठित कर दी है। अभी हम लोगों की ब्लॉक कार्यकारिणी के भी गठन बहुत तेज गति से चल रहा है और हम नए वित्तीय वर्ष में हम दमदारी के साथ सरकार की बात, सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से हम आम जनता तक जाएंगे। और 2 साल से अधिक समय होंगे, अब उल्टी गिनती भी शुरू हो गई, इसलिए हम लोग 2023 और 24 लक्ष्य लेके चल रहे हैं और नए सिरे से काम करेंगे। बिलासपुर में उद्योग विभाग की जिला स्तरीय उद्योग समागम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विभाग की नीतियों और कामों को लोगों के सामने रखा। वहीं आबकारी मंत्री ने पहले की बीजेपी सरकार पर उद्योग नीति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में प्रदेश का औद्योगिक विकास ठप रहा है। आबकारी मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार जल्द ही कई जगहों पर फूड पार्क बनाने जा रही है। वहीं उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए उद्यमी को क्षेत्र के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाएगी। बगल का सरकार ने हिंदुस्तान में हम लोग कोई एसी में बैठ के, कोई अगर मंत्रालय में बैठ के कानून नहीं बनाए। हमारे जो उद्योग नीति, जो बिजली है, पर्यावरण है, इसमें लोग उद्योगपति परेशान होते हैं। हम उसको सरलीकरण करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस पार्षद ने सड़क पर महिला को थप्पड़ जड़ा। 3 साल के मासूम की गलती पर कांग्रेस पार्षद को गुस्सा आया। बच्चे की गलती पर मां को थप्पड़ मारा। पार्षद की कार की नंबर प्लेट पर बच्चे ने खरोंच मारी थी। तो कांग्रेस पार्षद मंगराज सोनकर का कारनामा सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोवरा नयापारा का मामला है। कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ तक नई रेलवे लाइन की योजना अब लोगों के लिए एक सपना बनकर रह गई है। 2018 में इस 277 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसके विकास के काम बस कागजों तक सीमित हैं। वहीं जमीनी स्तर सारे काम ठप पड़ गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में समीक्षा की जा रही है, लेकिन अभी बजट ना मिलने की बात करते वो नजर आ रहे हैं। हालांकि सांसद अरुण साफ का कहना है कि प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जल्द ही काम रफ्तार पकड़ेगा। बता दें कि इस नई रेलवे लाइन को 4,821 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है। वहीं रेलवे लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ लाइन था, जिसके की घोषणाएं की गई थी और उसमें कुछ स्तरीय समिति इसकी समीक्षा भी की थी। यह अभी वर्तमान में यह अभी समीक्षा के स्तर पर ही है और अभी इसमें निर्देश आने बाकी हैं। जिस तरह से बजट आएंगे, जिस तरह से हमारे पास निर्देश आएंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उसमें उस तरह से हिसाब से काम करेगा। मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेलवे लाइन के काम में उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिख रही है और इसीलिए ये मुद्दा भी इस वर्तमान लोकसभा में मैंने उठाया था और जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है। क्षेत्र में विकास के लिए यह रेल लाइन आवश्यक है। आने वाले समय में शीघ्र ही बोर्ड की बैठक होगी और बोर्ड की बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाने के बारे में विचार होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार भी इस योजना को आगे बढ़ाने में जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बढ़ाने में मदद करेगी और क्षेत्र को लोगों को जल्दी से रेल की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। महासमुंद के वनांचल के टुहलू गांव में सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया गया। 65वीं बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने इसका आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर G65 बटालियन के परिचालनिक इलाके में आने वाले गांवों के लोग मौजूद रहे। सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस और लोगों के बीच जुड़ाव के लिए शिविर आयोजित किया गया। सब मिलकर इलाके का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं।
हालांकि इससे पहले कुल्हाड़ी गांव पर और बटालियन मुख्यालय पर इस तरह का आयोजन पहले भी हो चुका है। यहाँ की जो आम जनता है उनसे सीधे संवाद स्थापित हम करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और खासकर जो एक फोर्स के बारे में लोगों के मन में जो एक भय होता है उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करते हैं कि वो भी हमें अपना समझे, हम उनके साथ हैं और कोई भी शक्ति ऐसी हो जो राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, अगर वो उनके विकास में अगर बाधक बनता है। नारायणपुर जिले में हुए नक्सली हमले में महिला नक्सलियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान डिवीजन की सेक्रेटरी बनाए जाने के बाद नक्सली अनीता कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थी। इधर इस बात को आईजी सुंदर राजपी ने भी माना है। वहीं आईजी सुंदर राजपी की माने तो नारायणपुर जिले के दौड़ाई कडेनार इलाके में बड़ी संख्या में महिला नक्सली सक्रिय है। साथ ही अनीता को मान डिवीजन का सचिव बनाया गया था। खुफिया जानकारी मिल रही थी अनीता कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थी। तो आईजी ने कहा कि कडेनार मार्ग पर हुए नक्सली हमले की जांच की जा रही है और किन कमियों के कारण नक्सली घटना को अंजाम दे पाए हैं, इस पर भी विचार कर नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 12 जवान घायल हैं। बस्तर संभाग में जितना भी पूर्व में भी जो घटनाएं हुई हैं, माओवादी के जो सुरक्षा बल के ऊपर अटैक्स हुए उसमें महिला जो कैडर्स का भी उनका इन्वॉल्वमेंट पहले रहा है, लेकिन परसों जो नारायणपुर में जो घटना हुआ तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन में पता करेगा, मतलब इस घटना में कौन कौन से कैडर शामिल थे और उसका किन किन का क्या क्या भूमिका है, वो इन्वेस्टिगेशन में इसको सही बात को सामने लेकर फिर जो संबंधित जो कैडर्स के विरुद्ध में जो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगा। और कोंडा गांव की बात कर लेते हैं। नक्सलियों ने वाहनों को आग के हवाले किया है। सड़क निर्माण में 10 वाहन लगे थे जिन्हें नक्सलियों ने आग के हवाले किया। जेसीबी, हाइवा, ट्रैक्टर को आग के हवाले किया। बटराली से चेरबेड़ा के बीच ये सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। घनौरा थाना क्षेत्र कुएमारी क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। वहीं दंतेवाड़ा में एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली कमलू हेमला पर 1 लाख का इनाम था। 2008 से नक्सल संगठन में वो सक्रिय था। तो बता दें कि लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एसपी के सामने सरेंडर किया। और बिलासपुर से सेक्सुअल हरासमेंट का मामला सामने आया है जिसमें एक छात्र ने टीचर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। हालांकि सुसाइड नोट को कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। साइबर पुलिस ने जांच के बाद पुष्टि की कि छात्र टीचर से परेशान था। टीचर बार बार छात्र पर फिजिकल व मेंटल टॉर्चर कर रही थी, जिसको बर्दाश्त नहीं करते हुए छात्र ने ये कदम उठाया। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को चैटिंग की डिटेल भी हाथ लगी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि टीचर अपने स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। साथ ही नाबालिग को तकनीक की अच्छी समझ थी, इसलिए टीचर पर नजर रखने के लिए उसने टीचर के मोबाइल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट हैक किए थे। लेकिन टीचर को इसका एहसास हुआ तो वो छात्र के घर 18 मार्च को गई थी। टीचर के घर से निकलने के आधे घंटे बाद ही नाबालिग ने सुसाइड कर लिया। एक नाबालिग बच्चे ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर लिया था अपने घर में। तोरवा पुलिस उसकी जांच, मर्ग जांच बहुत गंभीरता से कर रही थी। वो जो सोशल मीडिया में जो नोट थे, वो सभी जो नोट थे वो कोडिंग के माध्यम से था। कुछ उसको पढ़ने में भी असुविधा हो रही थी। टेक्निकली उसको हमने साइबर के माध्यम से जानने का प्रयास किया तो वो जिस रूप में सामने आया उसके आधार पर जो शिक्षिका का नाम आया था उनके विरुद्ध 306 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो जो मृतक है वो प्रताड़ित था और इसीलिए उसने इस आत्मघाती कदम को उठाया। रायपुर में आर्टिस्ट शिवा मानिकपुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आर्टिस्ट शिवा ने 60 फुट लंबी और 50 फुट चौड़ी रंगोली तैयार की है। पूरा रंगोली बनाने में करीब 7 दिन का समय और
200 किलो रंगोली के कलर का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिस्ट शिवा का कहना है कि 2 साल पहले उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा था, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाया।